अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। आज हमारी ये फिजिक्स की 10वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम के थियरी पोर्शन को आज के इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम में सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है फोर्स यानी कि बल। फोर्स यानी कि बल दिया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको फोर्स को समझना होगा, बल को समझना होगा। बल क्या होता है? तो दोस्तों बल क्या होता है? बल वह बाह्य जो है कारक है या वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी दीवार पे धक्का दें तो हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे करके एक बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मतलब प्रयास कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस पे कुछ बल लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब हम किसी दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, मतलब उस पे कुछ बल लगा रहे हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये आपका बल है, बल का डेफिनेशन है। एक आपका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे मिलेगा आपके न्यूटन्स के लॉ में, न्यूटन के सेकंड लॉ में, उस फॉर्मूले को भी हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है या अवस्था परिवर्तन कर देता है। तो बल का बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो बल क्या है? धक्का या खिंचाव है या कोई बाह्य कारक है, ठीक है, जो अवस्था परिवर्तन कर देता है किसी वस्तु का या करने का प्रयास करता है। चलिए अब आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार समझना होगा। ठीक है, तो मार्कर यहाँ पे देखिएगा, इंक खत्म हो गया है, हम मार्कर फटाफट से चेंज कर ले रहे हैं। अब फोर्स हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा फोर्स होता है? तो सबसे पहला है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड वाला फोर्स है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है यानी कि संतुलित बल क्या होता है? हिंदी में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल। और जितने भी लोग इंग्लिश कह रहे हैं ना, यहाँ हिंदी नहीं है, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को, और हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो देखिएगा, संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? जो दो फोर्सेस एक दूसरे पे अगर आरोपित हो रही हैं तो उसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कहने का मतलब दो जो है सांड को या जो है दो जानवरों को आप लड़ते हुए कभी देखे होंगे, वो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे में सिंग लगा करके और एक ही जगह पे रुके रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो जानवर है ना, वो भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरा वाला जानवर जो है 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। इस कंडीशन में आपस में दोनों, और ये देखिए अगर इसको इसके विपरीत दिशा में फोर्स माने तो इसकी दिशा जो है विपरीत होने के कारण इसमें जो है माइनस आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो नेट फोर्स आपका जो हो गया ना, वो क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। इस कंडीशन में वो एक ही जगह पे रुके हुए हैं। मतलब जो पहला जानवर है वो दूसरे को पीछे नहीं धक्का दे पा रहा है, जो दूसरा जानवर है वो पहले को धक्का
नहीं दे पा रहा है। तो ये आपका नेट फोर्स का मतलब है, अब आप समझ गए होंगे। अब वहीं जो दूसरा वाला जानवर होता है वो थोड़ा ज़्यादा हेल्थी है, इस वजह से उसने 10 के बजाय 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो जो पहला वाला जानवर है ना वो पीछे की तरफ से खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? नेट फोर्स क्या होता है? तो नेट फोर्स वही जो फोर्स की वैल्यू है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, उनके दिशा के साथ, तब क्या होगा, जो भी हमको रिजल्टेंट मिलेगा वही उसका नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स अगर आपको 0 मिलता है, नेट फोर्स आपको 0 मिलता है, इस कंडीशन में आपका जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर नेट फोर्स आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, परिणामी फोर्स अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो बल असंतुलित बल है, या इंग्लिश में कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये फोर्स के टाइप थे, बल के प्रकार थे। ये 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो न्यूटन ने जो सबसे पहला नियम दिया, यानी कि जो फर्स्ट लॉ दिया उसने, ठीक है, वो क्या था, उसको क्या कहते थे? ठीक है, फर्स्ट लॉ को यानी प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या हिंदी में जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो देखिएगा लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का मतलब क्या है, अवस्था परिवर्तन से मतलब अगर कोई वस्तु स्थैतिक अवस्था में है, मतलब कहीं रुकी हुई है, तो वो रुके ही रहना चाहती है, मतलब स्थैतिक अवस्था में ही रहना चाहती है, वो मोशन यानी गति नहीं करना चाहती है। और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति ही करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। ठीक है, और ये कब होता है, जब उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे, मतलब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, तब वो वस्तु ऐसा जो है अपना नेचर प्रदर्शित करती है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रथम नियम क्या था, प्रथम नियम यही था कि वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, विरोध करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया और या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो हमारे घरों में जो मैट होती है ना, मैट को अगर झाड़ देंगे आप तेजी से, तो मैट में से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, इसका कारण ये है कि अगर मैट को आप झटका देते हैं, मतलब उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स उसी जगह पे, जैसे मैट ऐसे रखे एक जगह पे, तो वहीं पे बने रहना चाहते हैं। उसके बाद आप तेजी से फोर्स लगा देते हैं तो पार्टिकल वहीं रह जाता है और आपका जो मैट है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चला जाता है। इसलिए आपका जो पार्टिकल होता है उससे अलग हो जाता है मैट से। या अपने जो चादरें होती हैं, चादरों को आप तेजी से झाड़ेंगे तो उसमें से पार्टिकल निकल जाएंगे। तो ये सब किसके कारण होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। बस में कोई चीज जो है मान लीजिए व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बस एक समान वेग से चल रही है और अचानक से ब्रेक लग जाता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो उसमें क्या होता है, बस जो व्यक्ति है वो गति ही करना चाहता है, लेकिन जो आपका जो वाहन होता है, जो बस है, उसमें ब्रेक लगने के बाद बस आपकी रुक जाती है। तो आपके बॉडी का निचला हिस्सा तो आपके जो बस होता है या वाहन होता है उसके साथ ही रुक जाता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर का हिस्सा गति करना चाहता है। इस कंडीशन में व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक जाता है। तो समझ रहे हैं ये बात क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, और अगर
जो बस है रुका हुआ है अचानक से स्टार्ट करके उसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो जो व्यक्ति है वहीं रुका, व्यक्ति के ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर की जो बॉडी है वहीं रहना चाहती है। इस कंडीशन में वो पीछे की तरफ हट जाती है जब बस अचानक से स्टार्ट होता है। तो ये सब क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब चलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझ लेते हैं। न्यूटन ने सेकेंड लॉ जो दिया था वो सेकेंड लॉ क्या था। तो चलिए न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं क्या था। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें निहित द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma था। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या था, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सिंपली कहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए होता है। अब देखिएगा यहां से प्रोपोर्शनलिटी का यानी ये जो अनुक्रमानुपाती है इसका चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और यहां पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है और यहां पर ma हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट 1 मान लें तो यहां पर F बराबर ma मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बल क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे इसका आपको यूनिट लिखना होगा बल का। तो बल का यूनिट आप यहां से लिख सकते हैं। तो बल बराबर क्या है, ma है। तो m मतलब मास है, द्रव्यमान है, यहां पे लिख दे रहे हैं जहां m बराबर द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और a बराबर उसमें उत्पन्न त्वरण। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसका अगर यूनिट आप लिखना चाहें तो यूनिट बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिएगा द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मात्रक मैंने बताया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आप MKS पद्धति में देख सकते हैं यूनिट। ठीक है, या MKS यूनिट कह सकते हैं इसको। और SI यूनिट में अगर बात करेंगे, SI यूनिट में बात करेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिएगा CGS में भी इसका मात्रक पूछा जाता है। तो CGS यूनिट क्या होती है बल की, CGS यूनिट होती है डाइन। ठीक है, अब डाइन आया है तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चंस भी इस पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको अपने कॉपी में नोट करनी है जो कि मैंने नोट्स में क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद कर लेंगे बड़े ही आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ हो गया। अब चलिए थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या था न्यूटन का, यानी कि तृतीय नियम क्या था। तो थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, या इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उसी बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। कहने का मतलब इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको अगर आप एक थप्पड़ मारें तो वो आपको एक थप्पड़ जरूर मारेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उल्टी दिशा में उसने कार्य किया। या आप अगर किसी व्यक्ति को मारते हैं, थप्पड़ से मारते हैं, तो आपके हाथ में भी कुछ चोट लगेगा, यानी कुछ बल महसूस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तृतीय नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी आपके जितना आपने बल लगाया उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही बल लगाएगा आपके ऊपर, और जो है विपरीत दिशा में लगाएगा। मतलब आपने इस दिशा में लगाया तो वो इस दिशा में लगाएगा और मैग्नीट्यूड में वो समान होगा। यही था आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ।
ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही आसान था। तो ये आपके 3 नियम हो गए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। चलिए इसके बाद आपको पढ़ना होगा संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इंक यहां पर लग रहा है खत्म हो गया है हमारे मार्कर का, तो इंक हम सबसे पहले फिल कर लेंगे। तो चलिए संवेग यानी मोमेंटम को देख लेते हैं। संवेग क्या होता है, तो संवेग के लिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। संवेग के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये याद रखना है आपको, और उसी से आप डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो संवेग P से संवेग को दिखाते हैं, ठीक है, यही ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं, P से संवेग को दिखाते हैं और P बराबर होता है mv, ठीक है। तो P बराबर mv होता है। तो संवेग क्या होता है, तो किसी वस्तु में वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग को गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम लोग संवेग कहते हैं, यानी P कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, वही तो लिखा हुआ, जैसे बल का क्या था, F बराबर ma, तो क्या था उसका परिभाषा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। तो यहां भी वही चीज है, सिंपल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, यानी मोमेंटम कहते हैं। वेरी इजी, बस फॉर्मूला याद रखिए, उसके डेफिनेशन को बड़े आराम से आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिएगा यहां पर P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो संवेग का आपने परिभाषा जान लिया वेरी इजी तरीके से। अब चलिए इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो यूनिट लिखेंगे mks यूनिट सबसे पहले, ठीक है। तो mks यूनिट लिखते हैं। तो mks यूनिट में देखिए मास है, m मतलब मास, तो द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, किलोग्राम। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो वेरी सिंपल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। या अगर आप इसको SI यूनिट में लिखेंगे, SI यूनिट में लिखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, तो देखिएगा न्यूटन को अगर आप ओपन करेंगे न्यूटन को, तो न्यूटन बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। तो न्यूटन मतलब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन स्क्वायर चाहिए, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूटन लिख सकते हैं। तो हमने सेकंड का गुणा कर दिया इसमें और सेकंड का भाग कर दिया, तो ये इतना पोर्शन, ये चीज जो है इतना पोर्शन मिल करके आपका न्यूटन बन गया और आपका सेकंड यहाँ पर बगल में लग गया। तो वेरी सिंपल, आप SI यूनिट, mks यूनिट भी इसका लिख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये संवेग हो गया। अब बात करेंगे संवेग और बल में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। चलिए मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं, तब अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग और बल में संबंध। संवेग और बल में संबंध, इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिएगा संवेग और बल में संबंध आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए किसका, फोर्स का। तो F बराबर क्या हो जाता है, ma। अब देखिएगा A को आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT। मैंने अभी गति का जो है आपको 4 इक्वेशन दिया, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन नंबर पहला क्या था, V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, गति का जो इक्वेशन था, मोशन का इक्वेशन। तो इसके अनुसार आप A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V माइनस U अपॉन T लिख सकते हैं। तो एक जगह पे चूंकि यहाँ पे A क्या है, V माइनस U अपॉन T है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M V माइनस U अपॉन T, ठीक है। और F इज इक्वल टू mv माइनस mvu और अपॉन में t लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए mv क्या था, हमारा मोमेंटम था, तो p1 ये हो गया, p2 mvu हो गया। तो u है लेकिन क्या है, ये भी एक वेग ही तो है, तो यहाँ पे ये भी आपका एक संवेग हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू यहाँ p1 माइनस p2 और अपॉन t लिखा हुआ है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, संवेग परिवर्तन ये लिखा हुआ है, संवेग परिवर्तन और नीचे दिया है समय, संवेग परिवर्तन और नीचे दिया है समय, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते
हैं? फोर्स कहते हैं। तो एक फोर्स का डेफिनेशन ये भी मिल गया। संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग फोर्स कहते हैं, यानी कि दर को बल कहते हैं। तो ये रिलेशन हो गया आपका किसमें? आपका संवेग में और फोर्स में। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स में इतनी चीजें ही हैं और इस प्रकार से आप इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे से आपके जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, F = mv - mvu अपॉन टी। ठीक है, तो वेरी इजी। इस प्रकार से आप संवेग और बल में संबंध आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आवेग यानी कि इम्पल्स को समझते हैं क्या होता है। बड़ी मतलब 3-4 टॉपिक्स मैंने ऐसे ही जो है मजे मजे में हंसते खेलते कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से आप भी लोग हंसते खेलते पढ़ते गाते और जो है कंप्लीट कर ले जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं किसको? इम्पल्स यानी आवेग को पढ़ने चल रहे हैं। आवेग क्या होता है? आवेग यानी कि इम्पल्स क्या होता है? तो मैंने बताया फार्मूला याद रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिएगा I = क्या होता है? F × डेल्टा टी होता है। ठीक है, जहाँ पे I क्या है? I क्या है? I आपका इम्पल्स है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ I क्या है? इम्पल्स है। ठीक है, तो I मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होता है? जब कोई बल किसी वस्तु पर अति सूक्ष्म समय, यहाँ पे जहाँ डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा टी है, इसको अति सूक्ष्म समय कह सकते हैं। अति सूक्ष्म यानी वेरी लेस टाइम। ठीक है, अति सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म समय है। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जब कोई फोर्स किसी वस्तु पर बड़े कम बहुत छोटे समय के लिए लगता है, तब उस बल तथा उस समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम लोग आवेग कहते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही छोटे समय के लिए आरोपित होता है, तब उसे हम आवेग यानी इम्पल्स कहते हैं। तो वेरी इजी, इस तरह से आप इसका डेफिनेशन याद रख सकते हैं। बाकी डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपके फॉर्मूले के द्वारा आपसे न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाएंगे और इसके मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं। तो चलिए मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे SI यूनिट में ही आपको मात्रक दिख जाएगा। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और T का मात्रक सेकंड होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, कहता है बताओ कि निम्न में से किसके मात्रक समान है? किसके मात्रक समान है? तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा आवेग और संवेग। आवेग और संवेग, आवेग और संवेग। तो मैंने अभी पीछे बताया कि आपका जो संवेग होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन और सेकंड, वहाँ एक्सप्लेन भी करके दिखाएं क्यों होता है। और आपका आवेग का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों चीज़ें लगभग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बड़े आराम से यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम संवेग और आवेग में रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ से रिलेशन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा I = F के जगह पे हम लोग क्या प्राप्त किए थे? F के जगह पे प्राप्त किए थे mv - mu अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो वेरी इजी, यहाँ F के जगह पे mv - mu अपॉन डेल्टा टी कर देंगे और इनटू में डेल्टा टी कर देंगे। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और आपको मिल गया I = mv - mu। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका क्या है? संवेग परिवर्तन है और ये क्या है? आवेग है। ठीक है, ये आवेग है और ये क्या है? संवेग परिवर्तन है। ठीक है, तो ये संवेग परिवर्तन है। तो आप क्या कह सकते हैं? संवेग परिवर्तन को ही हम लोग आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। वेरी इजी, फॉर्मूले से जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसे आप बड़े आराम से बता पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ
पे दो पिंड को, दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे, दो पानी के बूंदों को आपस में टकराएंगे और देखेंगे उसके बाद वो अलग अलग छटकते हैं तो क्या होता है, अगर एक में आकर के जो है संधि कर लेते हैं या मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तब क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे। चलिए हेडिंग रहेगा हमारा संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें क्या है, संवेग संरक्षित रहता है, यानी जो आपका मोमेंटम है वो संरक्षित रहता है, संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि टक्कर के पूर्व, कहने का मतलब क्या है, दो पिंड हैं, दो पिंड जो होते हैं वो दो पिंड टक्कर से पूर्व का जो उनका संवेग होता है यानी जो मोमेंटम होता है वो उनके टकराने के बाद जो संवेग होता है या मोमेंटम होता है उसके बराबर होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि कोई दो पिंड हैं, ठीक है, और उनके पिंड आपस में दो पिंड है आपस में टकराते हैं तो उनके टक्कर से पूर्व का जो संवेग है यानी मोमेंटम है, टक्कर के बाद का भी संवेग यानी कि मोमेंटम के बराबर रहेगा। कहने का मतलब कब बराबर रहेगा, जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई ना अप्लाई हो, उस कंडीशन में उसका संवेग संरक्षित रहता है। कहने का मतलब टक्कर के पूर्व का संवेग यानी मोमेंटम और टक्कर के बाद का संवेग यानी मोमेंटम आपस में बराबर होता है। देखिए कैसे बराबर होता है, टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, ठीक है। अगर देखिएगा टक्कर के पूर्व संवेग कैसे लिख सकते हैं, अगर जो हमारा मास m1 है या पिंड m1 है उसका मास m1 है और टक्कर के पूर्व उसका जो मास जो वेग है m1 का वो u1 है, तब m1 u1 उसका संवेग हो जाएगा। और जो दूसरा आपका पिंड है उसका अगर वेग u2 है तो m2 u2 उसका संवेग हो जाएगा। और अगर टक्कर के बाद v1 वेलोसिटी है आपके m1 की तो m1 v1 उसका मोमेंटम यानी संवेग हो जाएगा। और टक्कर के बाद m2 का जो वेलोसिटी है वो v2 होता है तो m2 v2 उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो कहने का मतलब टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, ये चीज आपका हो जाता है। और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं बस संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। तो ये था संवेग संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप बड़े ही आसानी के साथ इसको समझ लिए होंगे, ठीक है। तो नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदता है किनारे की ओर तो उसमें नाव जो है पीछे की तरफ हट जाता है, ये एक उदाहरण है आपका संवेग संरक्षण के जो है सिद्धांत का, ठीक है। और आपका जो रॉकेट उड़ता है उसका भी जो है एक संवेग संरक्षण का ही उदाहरण है रॉकेट, ठीक है। तो ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत था यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, आई होप बड़े ही आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब गोली और बंदूक की गोली और बंदूक की वेग है उसको समझ लेते हैं क्या होता है, या गोली और बंदूक की गति, गोली और बंदूक की गति, ठीक है। तो अगर देखिए कोई बंदूक है यानी कोई पिस्टल है, उसका वेट कैपिटल M है और उसकी वेलोसिटी अगर v होती है गोली चलने के बाद, और गोली का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और उसमें जो आपका वेग होता है वो अगर u होता है, तो आपका ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो
आपका बंदूक होता है उसका संवेग बराबर होता है किसके? गोली के संवेग के बराबर। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक बंदूक है जिसकी गोली स्मॉल m द्रव्यमान की है, वो u वेलोसिटी से सामने की तरफ निकलती है, तो वो कितने वेग से वस्तु को या बंदूक को पीछे की तरफ धक्का देगी। और बंदूक का वेट आपका वेट कह रहे हैं द्रव्यमान मास आपका कैपिटल M दिया होगा और इस कंडीशन में आपको वेलोसिटी बताना होगा। तो इस फॉर्मूले से आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, जहां या वेयर करके लिख सकते हैं नीचे कैपिटल M बराबर बंदूक का द्रव्यमान या बंदूक का मास, ठीक है, और स्मॉल m बराबर गोली का मास, बुलेट का मास लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है, और स्मॉल u बराबर गोली का वेग और कैपिटल V बराबर लिख सकते हैं बंदूक का वेग, ठीक है, बंदूक का वेग। तो इस फॉर्मूले से आप बड़े ही आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 टॉपिक बच रहा है। सबसे पहला टॉपिक रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि प्रतिरोध बल, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स यानी प्रतिरोध बल, और सेकंड आपका बच रहा है लिफ्ट कॉन्सेप्ट। 2 टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल पे आधारित हैं। इन सभी को नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी उसी क्लास में सॉल्व करा दूंगा। तो अब जितने भी वीडियोस आएंगे आपको इसी तरह के मिलेंगे, एक वीडियो में थियरी, सेकंड वीडियो में न्यूमेरिकल और उसके बाद खत्म। बस ऐसे ही आप पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री कवर कर ले जाएंगे। आई होप आपको यह क्लास आज की अच्छी लगी हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को या क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ या क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।